हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है और हमेशा कोशिश करता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर करता ही रहे। तो इसी श्रृंखला में नया करने के और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई में आपकी मदद करने के लिए हम जो नया लेकर आए हैं वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। यानी कि बोर्ड एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको विद सॉल्यूशंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज जो हम लेकर आए हैं ये है क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का 2017 का बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर विद सॉल्यूशन। तो बहुत ध्यान से करेंगे। पैटर्न पे आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि हर ईयर का पैटर्न अलग अलग रहता है, लेकिन क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं उन पर, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आगे आगे रिपीट होते रहते हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई साल रिपीट भी होते हैं, कई ऐसे हैं जो नए तरीके एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझना है इसमें। चलिए शुरू करते हैं 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर। तो यहाँ पर निर्देश है, समय 3 घंटे का है। प्रश्न पत्र का जो अंक है यानी कि पूर्णांक है वो है 90, यानी कि 90 मार्क्स का ये पेपर हमारे सामने आया है। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पूरी तरह पालन कीजिए। इस प्रश्न पत्र में कुल 16 प्रश्न दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा कितने दिए गए हैं, 16। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है हमें, प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभक्त है, का, खा, गा, घा। का खंड में 4 प्रश्न पूछे गए हैं। ये 4 प्रश्न आपके हैं 2 अपठित गद्यांश और 2 अपठित पद्यांश, ठीक है, जो यहाँ पर का खंड में पूछे गए हैं। फिर आता है खा खंड जिसमें 4 प्रश्न पूछे गए हैं जो हमारे व्याकरण के 4 टॉपिक पर आधारित प्रश्न हैं। फिर आता है खंड गा जिस पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं। ये हमारी पाठ्य पुस्तक यानी कि क्षितिज और कृतिका पर आधारित प्रश्न हैं। फिर आते हैं खंड घा, यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं जो हमारे रचनात्मक लेखन और व्यवहारिक लेखन से हैं, जिनमें हमारे पास में रहेगा निबंध लेखन, पत्र लेखन और विज्ञापन लेखन। ये 3 चीजें हमारी किसमें पूछी जाएंगी, आपके खंड घा में। तो ये इस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम आ रहे हैं खंड का पे। खंड का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब हमारे पास एक अपठित गद्यांश आया है, इसे हमें पढ़ना है और इस पर आधारित प्रश्नों को के उत्तर हमको देने हैं। ये प्रश्न है हमारा 5 नंबर का। इस पे 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 के उत्तर देने हैं। एक प्रश्न 1 नंबर का हमारा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। लोकतंत्र के मूलभूत तत्व को समझा नहीं गया है, इसीलिए लोग समझते हैं कि सब कुछ सरकार कर देगी। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लोगों में अपनी पहल से जिम्मेदारी उठाने और निभाने का संस्कार विकसित नहीं हो पाया है। तो लोकतंत्र का तात्पर्य यहाँ पर यह है, हम लोग ये सोचते हैं कि सरकार को हमने चुन दिया, अब सरकार ही हमारे लिए सारे काम करेगी। ऐसा नहीं होता। हर सरकार में नागरिकों की भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है, अपने कुछ कर्तव्य होते हैं जिन्हें हमें निर्वाह करना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में लोग इन सारी चीजों को नहीं समझते। वो समझते हैं कि सरकार सारे कामों को निपटाएगी। फलस्वरूप देश की विशाल मानव शक्ति अभी खर्राटे लेती पड़ी है और देश की पूंजी उपयोगी बनाने के बदले आज बोझ रूप बन बैठी है। तो मतलब अब जब हम क्या है, देश के विकास के लिए काम नहीं कर रहे, पैसा है मगर हम उसको विकास में इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए हम सोच रहे सरकार करके देगी, हम किसी चीज में पार्टी नहीं बनते हैं। लेकिन उसे नींद से झकझोर कर जागृत करना है। किसी भी देश को महान बनाते हैं उसमें रहने वाले लोग, यानी कि अब कोई भी देश है ऐसे थोड़ी ना महान बन जाता है भाई। यहाँ पे जो लोग हैं जब यहाँ पर कार्य करेंगे, महान काम करेंगे, विकसित करेंगे देश को, तभी तो देश महान बनेगा। तो यहाँ के लोग ही, जिस देश के लोग महानतम काम करते हैं वही देश महान बनता है। लेकिन अभी हमारे देश के नागरिक अपनी जिम्मेदारी से बचते रहे, चाहे सड़क पर चलने की बात हो अथवा साफ सफाई की बातें हों। जहां तहां हम लोगों को गंदगी फैलाते और बेतरतीब ढंग से वाहन चलाते देख सकते हैं, फिर चाहते हैं कि सब कुछ सरकार ठीक करे। अरे भाई हमारी जिम्मेदारी है, सरकार हर जगह हमें कह रहे हमारे घर से कूड़ा निकाल के फेंकने नहीं आएगी, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारा शहर है, हमारा घर है, हमारा देश है, इसे हमें साफ रखना है। तो जगह जगह हमें कूड़ा नहीं फेंकना है। दूसरा, भाई हम अगर गलत तरीके से गाड़ी चलाएंगे तो कल को दूसरा भी गलत तरीके से चलाएगा, तब हमें नुकसान हो सकता है। तो जाहिर सी बात है ये हमारे कर्तव्य हैं कि हमें हर काम ठीक तरीके से करना है।
सरकार ने बहुत सारे कार्य किए हैं, उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं खोली हैं, विशाल बांध बनवाए हैं, लौह फौलाद के कारखाने खोले हैं, आदि आदि बहुत सारे काम सरकार के द्वारा हुए हैं। पर अभी करोड़ों लोगों को कार्य में प्रेरित नहीं किया जा सका। मतलब सरकार ने अपनी तरफ से काम किए हैं, लेकिन लोगों को प्रेरित करना है कि उन जगह पर कार्यरत रहें और उनको संभालें। वास्तव में होना तो यह चाहिए कि लोग अपनी सूझबूझ के साथ अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर खड़े हों और अपने पास जो कुछ साधन सामग्री हो उसे लेकर कुछ करना शुरू कर दें और फिर सरकार उसमें आवश्यक मदद करे। उदाहरण के लिए गांव वाले बड़ी बड़ी पंचवर्षीय योजना नहीं समझ सके, पर वे लोग यह बात जरूर समझ सके कि अपने गांव में कहाँ कुआं चाहिए, कहाँ सिंचाई की जरूरत है, कहाँ पुल की आवश्यकता है। बाहर के लोग इन सब बातों से अनभिज्ञ होते हैं। मतलब जो जिस एरिया का है उसे अच्छी तरीके से ज्ञान होता है, तो हम उस एरिया का ज्ञान लेते हुए चीजों को अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अब इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। इस पे सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र का मूलभूत तत्व क्या है? कर्तव्य पालन, लोगों का राज्य, चुनाव या जनमत? तो यहाँ पर लोकतंत्र का मूलभूत तत्व है कर्तव्य पालन, यानी कि हमने चुनकर सरकार को तो रख दिया, लेकिन हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं जिन्हें हमें पालन करना है। किसी देश की महानता निर्भर करती है किस पर? वहां की सरकार पर, वहां के निवासियों पर, वहां के इतिहास पर, वहां की पूंजी पर। तो किस पर निर्भर करती है? वहां के निवासियों पर, वहां के रहने वाले लोगों पर ही उस देश की महानता निर्भर करती है। सरकार के कामों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अब आपको बताना है जो कथन सही नहीं है। वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं बनवाई, विशाल बांध बनवाए, वाहन चालकों को सुधारा, लौह फौलाद के कारखाने बनाए। तो जो नहीं सही है वो है वाहन चालकों को सुधारा। ये तीन काम तो किए, मगर वाहन चालकों को सुधारने का उल्लेख गद्यांश में नहीं है। सरकारी व्यवस्था में किस कमी की ओर लेखक ने संकेत किया है? सरकारी व्यवस्था में किस कमी की ओर लेखक ने गद्यांश में संकेत किया है? गांव से जुड़ी समस्याओं के निदान में ग्रामीणों की भूमिका को नकारा है, योजनाएं ठीक से ना बनाना है, आधुनिक जानकारी का अभाव है, जमीन से जुड़ी समस्याओं की ओर ध्यान ना देना है। तो किस बात पर उसको नकारा है? वो है गांव से जुड़ी समस्याओं के निदान में ग्रामीणों की भूमिका को नकारा है। ये चीज उन्होंने संकेत किया है। प्रश्न संख्या 5 है, झकझोर कर जागृत करना का भाव गद्यांश के अनुसार होगा। झकझोर कर जागृत करना गद्यांश में ये किस भाव को प्रकट करता है? नींद से जगाना, सोने ना देना, जिम्मेदारी निभाना, जिम्मेदारी के प्रति सचेत करना। तो गद्यांश अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें, झकझोर कर जागृत करना, तो क्या होगा? कोई सोया हुआ व्यक्ति है, उसे बहुत जोर से हिलाकर जगाना। लेकिन गद्यांश के हिसाब से अगर इसका भाव देखेंगे तो क्या होगा? वो है जिम्मेदारी के प्रति सचेत करना, यानी कि झकझोर कर जगाना, हर व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी के प्रति सचेत करना। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 में हमारे पास फिर एक अपठित गद्यांश है, इसको हमें ध्यान से पढ़ना है और इस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये है हमारा 5 मार्क्स का। शुरू करते हैं। हरियाणा के पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए अब तक के शोध और खुदाई के अनुसार लगभग 5,500 हेक्टेयर में फैली यह राजधानी ईसा से लगभग 3,300 वर्ष पूर्व मौजूद थी। इन प्रमाणों के आधार पर यह तो तय हो ही गया है कि राखी गढ़ी की स्थापना उससे भी सैकड़ों वर्ष पूर्व हो चुकी है। तो यहाँ पुरातत्व वैज्ञानिकों ने किस प्रकार एक पुरानी सभ्यता को खोज कर निकाला, इसके बारे में है। अब तक यही माना जाता रहा कि इस समय पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही सिंधुकालीन सभ्यता के मुख्य नगर थे। राखीगढ़ी गांव में खुदाई और शोध का काम रुक रुक कर चल रहा है। हिसार का यह गांव दिल्ली से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर है। पहली बार यहां 1963 में खुदाई शुरू हुई थी और तब इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना गया। उस समय के शोधार्थियों ने सप्रमाण घोषणाएं की थी कि यहां दबे नगर कभी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी बड़ा रहा होगा।
अब सभी शोध विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि राखी गढ़ी भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का आकार और आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर था। तो अभी तक हम लोग ये मान रहे थे कि जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा है वो सबसे पुरानी सभ्यता थी, लेकिन अब जब राखी गढ़ी की खुदाई हुई तो ये माना गया कि ये भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अब तक सबसे बड़ी सभ्यता और उससे भी पुरानी सभ्यता है। प्राप्त विवरणों के अनुसार समुचित रूप से नियोजित इस शहर की सभी सड़कें 1.92 यानी कि 1.92 मीटर चौड़ी है, यानी कि 1.92 मीटर की जो चौड़ाई होती है सड़क की वो है। यह चौड़ाई कालीबंगन की सड़कों से भी ज्यादा है। एक ऐसा बर्तन भी मिला है जो सोने और चांदी की परतों से ढका है। इसी स्थल पर एक फाउंडी के भी चिन्ह मिले हैं। यहाँ संभवतः सोना ढाला जाता होगा। इसके अलावा टेराकोटा से बनी असंख्य प्रतिमाएं, तांबे के बर्तन और कुछ प्रतिमाएं और एक भट्टी के अवशेष भी मिले हैं। मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया जिसके नष्ट हो जाने का खतरा है। राखी गढ़ी का पुरातात्विक महत्व विशिष्ट है। इस समय यह क्षेत्र पूरे विश्व के पुरातत्व विशेषज्ञों की दिलचस्पी और जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। यहाँ बहुत से काम बकाया हैं। जो अवशेष मिले हैं उनका समुचित अध्ययन अभी शेष है। उत्खनन का काम अब भी चल रहा है, मतलब वहां पे खुदाई का काम अभी भी चल रहा है। बहुत बड़ी सभ्यता है तो इसलिए यहाँ पर अभी भी काम चल रहा है और जो चीजें मिली हैं उसका भी अभी जो है विश्लेषण किया जाना बाकी है। अब इस पे आधारित 5 प्रश्न हैं। अब सिंधु सरस्वती सभ्यता का सबसे बड़ा नगर किसे मानने की संभावनाएं हैं? मोहनजोदाड़ो, राखी गढ़ी, हड़प्पा या कालीबंगा? तो किसे है? वो है हमारा राखी गढ़ी को। चौड़ी सड़कों से स्पष्ट होता है कि क्या स्पष्ट होता है? यातायात के साधन थे, अधिक आबादी थी, शहर नियोजित था, बड़ा शहर था। तो चौड़ी सड़कों से यह ज्ञात होता है कि यहाँ शहर नियोजित था, यानी कि पूरी तरीके से प्लान करके बनाई गई सिटी थी। इसे एशिया के विरासत स्थलों में स्थान मिला है क्योंकि नष्ट हो जाने का खतरा है। सबसे विकसित सभ्यता है। इतिहास में इसका नाम सर्वोपरि है। यहाँ विकास की 3 परतें मिलती हैं। तो ये क्यों इसको किया गया है? क्योंकि इसके नष्ट हो जाने का खतरा है, कि मतलब ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा, इसलिए इसे इस विरासत में शामिल किया गया है। पुरातत्व विशेषज्ञ राखी गढ़ी में विशेष रुचि ले रहे हैं क्योंकि काफी प्राचीन और बड़ी सभ्यता हो सकती है। इसका समुचित अध्ययन शेष है। उत्खनन का कार्य अभी अधूरा है, इसके बारे में अभी पता चला है। तो क्यों पुरातत्व विशेषज्ञ राखी गढ़ी में विशेष इंटरेस्ट ले रहे हैं? क्योंकि ये जो है इसमें अभी उत्खनन का कार्य अधूरा है, यानी कि इसलिए रुचि ले रहे हैं क्योंकि इसमें अभी और कार्य किया जाना बाकी है, इसलिए विशेषज्ञ वहां जाते हैं और इन कार्यों का काम, ये सभी कार्य वहां पर करते हैं। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, एकदम सुटेबल शीर्षक अगर हम निकालें तो कौन सा होगा? राखी गढ़ी एक सभ्यता की संभावना, सिंधु घाटी सभ्यता, विलुप्त सरस्वती की तलाश या एक विस्तृत शहर राखी गढ़ी। तो यहाँ पर जो हम देंगे वो है राखी गढ़ी एक सभ्यता की संभावना। यहाँ जब ये जताया जा रहा है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से भी पुरानी और बड़ी सभ्यता रही है, तो ये एक संभावना जताई जा रही है, इसलिए एकदम सुटेबल जो है शीर्षक हो सकता है। चलिए अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। यहाँ पर क्या दिया है? निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 3 में एक अपठित काव्यांश आया है, हमें इसे पढ़ना है और इस पे आधारित हमें 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी कि ये हो गया हमारा 5 मार्क्स का। एक दिन तने ने भी कहा था जड़, जड़ तो जड़ ही है, जीवन से सदा डरी रही, और यही है उसका सारा इतिहास कि जमीन में मुंह गड़ाए पड़ी रही है। लेकिन मैं जमीन से ऊपर उठा, बाहर निकला, बढ़ा हूं, मजबूत बना हूं, इसी से तो तना हूं। एक दिन डालों ने भी कहा था तना किस बात पर है तना, जहां बिठला दिया था वहीं पर है बना। प्रगतिशील जगती में तिल भर नहीं डोला, खाया है, मोटाया है, सहलाया चोला है। लेकिन हम तने से फूटी, दिशा दिशा में गई, ऊपर उठी नीचे आई, हर हवा के लिए दोला बनी लहराई, इसी से तो डाल कहलाई। पत्तियों ने भी ऐसा ही कुछ कहा तो, एक दिन फूलों ने भी कहा था,
पत्तियों ने क्या किया, संख्या के बल पर बस डालों को छाप दिया, डालों के बल पर ही चल चपल रही, हवाओं के बल पर ही मचल रही, लेकिन हम अपने से खुले खिले फूले, रंग लिए रस लिए पराग लिए। हमारी यशगंध दूर 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 फैली है, भ्रमरों ने आकर हमारे गुण गाए हैं, हम पर बौराए हैं, सबकी सुन पाई जड़ मुस्काई है। तो अब यहाँ पर सब एक दूसरे को अपने आप से, पेड़ के जो पार्ट हैं वो एक दूसरे से अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर बता रहे हैं कि हम ज़्यादा अच्छे हैं, हम ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये सारी बातें सब कर रहे थे, तो जड़ सुन रही थी, तो जड़ भी कह रही भाई वो सब लोग उसको कह रहे तुम तो अंदर ही अंदर हो, तुम बाहर नहीं निकली। तो यहाँ सब एक दूसरे को अपने आप से बड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सभी सामूहिकता के भाव से ही पेड़ बन रहे हैं। मतलब यहाँ पर आपको बताया गया है कि मिलजुल कर काम करने से ही चीज बनती है। भाई जड़ ना होती तो तना ना होता, तना ना होता तो डाली नहीं होती, डाली नहीं होती तो फूल पत्तियां नहीं होती। तो यहाँ पर एक दूसरे के बगैर इन सब का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर लेखक ने, कवि ने जो है ना अलग अलग बात करते हुए ये चीज बताई है कि सभी को सामूहिक रूप से कार्य करना चाहिए। अब इस पर प्रश्न देखिए क्या है, तने का जड़ को जड़ कहने से क्या अभिप्राय है, मजबूत है, समझदार है, मूर्ख है या उदास है। तो यहाँ पर जो तने ने जड़ को जड़ कहा है, इसका मतलब है कि वह उदास है, यानी कि वो अंदर है और उदास पड़ी हुई है, बाहर निकलती नहीं, बाहर का आनंद नहीं लेती, ये चीज है। फिर नेक्स्ट है, डालियों ने तने के अहंकार को क्या कहकर चूर चूर कर दिया। क्या कहा है, जड़ नीचे है तो यह ऊपर है, यूं ही तना रहता है, उसका मोटाया हास्यास्पद है, प्रगति के पथ पर एक कदम भी नहीं बढ़ाया है। तो डालियों ने क्या कहकर उसके अहंकार को चूर किया, वो है कि प्रगति के पथ पर एक कदम भी नहीं बढ़ाया। मतलब तुम जहां निकले थे वहीं खड़े हो, तुम आगे तो बढ़े नहीं, जबकि डालियां क्या थी, वो निकल निकल कर आगे को बढ़ती रही। पतियों के बारे में क्या नहीं कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है भाई, संख्या के बल में बलवान हैं, हवाओं के बल पर डोलती हैं, डालों के कारण चंचल हैं, सबसे बलशाली हैं। तो क्या नहीं कहा गया है पत्तियों के बारे में, वो है कि वो सबसे बलशाली हैं। ये बात काव्यांश में नहीं कही गई है पत्तियों के लिए। फूलों ने अपने लिए क्या नहीं कहा है। अब फूल जो है अपने लिए किस बात को नहीं कहा है काव्यांश में, हमारे गुणों का प्रचार प्रसार होता है, दूर दूर तक हमारी प्रशंसा होती है, हम हवाओं के बल पर झूमते हैं, हमने अपना रूप स्वरूप खुद ही संवारा है। तो जो नहीं कही है बात फूलों ने, वो है हम हवाओं के बल पर झूमते हैं। ये बात पत्तियों के लिए बोली गई है, फूलों के लिए नहीं बोली गई। नेक्स्ट है, जड़ क्यों मुस्काई। जड़ किस लिए मुस्कुरा रही है, सबने अपने अहंकार में उसे भुला दिया। फूलों ने पत्तियों को भुला दिया, पत्तियों ने डालियों को भुला दिया, डालियों ने तने को भुला दिया। तो यहाँ पर सही क्या है, क्यों मुस्कुरा रही थी, क्योंकि सबने अपने अहंकार में उसे भुला दिया। सब अहंकार, लेकिन सब क्यों, सबको पोषण कहाँ से मिल रहा है, नीचे जड़ से मिल रहा है, इसलिए जड़ मुस्कुरा रही थी। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 4 पे। यहाँ पर हमारे सामने फिर एक अपठित काव्यांश रखा गया है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इस पे आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये भी हमारे 5 नंबर का है। क्या है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। चलिए पढ़ते हैं। ओ देशवासियों बैठ न जाओ पत्थर से, ओ देशवासियों रोओ मत तुम यो निर्झर से, दरख्वास्त करे आओ कुछ अपने ईश्वर से, वह सुनता है गमजदों और रंजीदों की, जब सार सरकता सा लगता जग जीवन से, अभिषिक्ति करे आओ अपने को इस प्रण से, हम कभी न मिटने देंगे भारत के मन से, दुनिया ऊंचे आदर्शों की उम्मीदों की, साधना एक युग युग अंतर में ठनी रहे, यह भूमि बुद्ध बापू से सुत की जनी रहे, प्रार्थना एक युग युग पृथ्वी पर बनी रहे, यह जाति योगियों संतों और शहीदों की। तो किस तरीके से यहाँ पर हमारी पृथ्वी के ऊपर में कितने महान लोगों ने जन्म लिया है, ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं और हमारी ये जन्मभूमि कितनी धन्य है ये चीज़। अब इस पे आधारित प्रश्न है, कवि देशवासियों को क्या कहना चाहता है, निराशा और जड़ता छोड़ो, जागो आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो कुछ करो, डरो मत ऊंचे उठो।
तो कवि ने क्या चीजें बोली हैं, वो है निराशा और जड़ता छोड़ो। मतलब जो तुम्हें नहीं मिला इस चीज की निराशा छोड़ दो और एक ही जगह पे रुके नहीं रहो, तुम आगे बढ़ो, आगे बहुत और अपॉर्चुनिटीज हैं तुम्हारे पास करने के लिए। कवि किसकी और किससे प्रार्थना की बात कर रहा है, भगवान और जनता, दुखी लोग और ईश्वर, देशवासी और सरकार, युवा वर्ग और ब्रिटिश सत्ता। तो वो किससे बात कर रहा है, वो है दुखी लोग और ईश्वर। जो लोग दुख होकर हार कर बैठ जाते हैं उन लोगों से बोल रहा है ईश्वर से आके प्रार्थना करो। कवि भारतीयों को कौन सा संकल्प लेने को कहता है, कवि ने भारतीयों से कौन सा संकल्प लेने को कहा है, हम भारत को कभी ना मिटने देंगे, जीवन में सार तत्व को बनाए रखेंगे, उच्च आदर्श और आशा के महत्व को बनाए रखेंगे, जग जीवन और समरसता से अभिषिक्त करेंगे। तो जो क्या बोला है भारतीयों से कौन सा संकल्प लेने को, वो है हम भारत को कभी न मिटने देंगे। यह भूमि बुद्ध बापू के सुत की जनी रहे का भाव क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर के पीछे के भाव को क्या बताया जा रहा है, क्या चीज कवि इसके पीछे कहना चाह रहा है। इस भूमि में बुद्ध और बापू ने जन्म लिया है, इस भूमि पर बुद्ध और बापू जैसे लोग जन्म लेते रहेंगे, यह धरती बुद्ध और बापू जैसी है, यह धरती बुद्ध और बापू को हमेशा याद रखेगी। तो इस लाइन का भाव है यह भूमि पर बुद्ध और बापू जैसे लोग जन्म लेते रहेंगे। ऐसे लोग जन्म ले चुके हैं और आगे भी ऐसे बहुत से धनवान लोग जो है जन्म लेंगे। कवि क्या प्रार्थना करता है, योगी संत और शहीदों का हम सब सम्मान करें, युगों युगों तक यह धरती बनी रहे, धरती माँ का वंदन करते रहें, भारतीयों में योगी संत और शहीद अवतार लेते रहेंगे। तो कवि ने क्या प्रार्थना करी है, प्रार्थना करी है कि भारतीयों में योगी संत और शहीद अवतार लेते रहेंगे। मतलब जैसे अभी तक योगी और संत ले चुके हैं और शहीद हुए हैं, शहीद लोगों ने भी जन्म लिया है, उसी तरीके से आगे भी ऐसे बहुत से लोग जन्म लेते रहेंगे। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 से हमारा खंड खा शुरू हो रहा है। खंड खा में हमारे जो व्याकरण आधारित 4 टॉपिक हैं उन पर प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 5 है, ये हमारा 3 नंबर का है, 1 नंबर का एक प्रश्न है। देखिए ये हमारा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद पर आधारित। क्या है, वे उन सब लोगों से मिले जो मुझे जानते थे। इसे सरल वाक्य में बदलना है। सिंपल, हम यहाँ पर 2 वाक्य है, इन्हें हम क्या कर देंगे, 1 वाक्य में बदल देंगे। वह मुझे जानने वाले सभी लोगों से मिले। नेक्स्ट आते हैं, पंख वाले चींटे या दीमक वर्षा के दिनों में निकलते हैं। इसे वाक्य का भेद बताना है। तो आप देख रहे हैं ये सिंपल एक सरल वाक्य है, एक ही वाक्य है, तो ये हमारा क्या है, सरल वाक्य है। आषाढ़ की एक सुबह एक मोर ने मल्हार के मियाऊ मियाऊ को सुर दिया था। अब क्या सुर दिया उसने दिया था, अब इसे संयुक्त वाक्य में बदलना है। अब इस वाक्य को हमें क्या करना है, 2 वाक्य में बांटना है। देखिए, आषाढ़ की एक सुबह थी और उस दिन एक मोर ने मल्हार के मियाऊ मियाऊ को सुर दिया। तो ये 2 हमने अलग अलग वाक्य में इसको बांट दिया। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 6 पे। ये हमारा 4 नंबर का प्रश्न है। इसमें जो है 4 प्रश्न है, 1-1 नंबर के सभी प्रश्न हैं। ये हमारा वाच्य आधारित प्रश्न है। फुर्सत में मैना खूब रियाज करती है, इसे कर्म वाच्य में बदलना है। तो कैसे करेंगे, फुर्सत में मैना के द्वारा खूब रियाज किया जाता है। फुर्सत में मैना के द्वारा खूब रियाज किया जाता है, कर्म वाच्य था तो हमने यहाँ पर द्वारा लगाकर इस वाच्य को बना दिया। नेक्स्ट है, फाख्ताओं द्वारा गीतों को सुर दिया जाता है। अब ये हमें कर्तवाच्य में बदलना है। ये जो सेंटेंस हमारे पास दिया गया है ये एक कर्मवाच्य का है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, द्वारा हटाकर ने लगाकर इसको बना देंगे। तो फाख्ताएं गीतों को सुर देती हैं, या फाख्ताओं ने गीतों को सुर दिया, इस तरीके से हम कर सकते हैं। बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था, भाववाच्य में लिखिए। अब सांस नहीं ले पा रहा था तो क्रिया किस पर डिपेंड है, बच्चे पर डिपेंड है, यानी कर्ता पे है। अब में हम इसे भाववाच्य में करेंगे तो क्या होगा, बच्चे से सांस नहीं लिया जा रहा था। सिंपल, इसको हमने क्या कर दिया, भाववाच्य में तब्दील कर दिया। 2-3 पक्षियों द्वारा अपनी अपनी लय में एक साथ कूदा जा रहा था। अब ये कूदा जा रहा था, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये एक भाववाच्य है। इसे बदलना किसे है, हमें कर्तवाच्य में बदलना है। तो सिंपल क्या करेंगे, 2-3 पक्षी अपनी अपनी लय में एक साथ
कूद जा रहे थे, कूद रहे थे, यहाँ पर जा रहे थे नहीं होगा, क्या है, कूद रहे थे। तो ये हमने क्रिया को किस पे डिपेंड कर दिया, हमने पक्षियों पर डिपेंड कर दिया और इस तरीके से ये कर्ता पर डिपेंड हो गई। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 हमारा व्याकरण का जो टॉपिक है पद परिचय, उस पर आधारित है। निम्नलिखित रेखांकित पदों का पद परिचय कीजिए। हमारे पास 2 लाइन दी गई हैं, इसमें कुछ पदों के नीचे अंडरलाइन है और इसी का हमें पद परिचय करना है। ये है हमारा 4 मार्क्स का। तो 4 शब्दों के नीचे अंडरलाइन है। क्या है, मनुष्य केवल भोजन करने के लिए जीवित नहीं रहता, बल्कि वह अपने भीतर की सूक्ष्म इच्छाओं की तृप्ति भी चाहता है। तो अंडरलाइन वर्ड क्या है, मनुष्य, वह, सूक्ष्म और चाहता। तो सबसे पहले हम मनुष्य लेंगे। मनुष्य क्या है, मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि मनुष्य के अंदर सभी कोई आएगा। तो अब जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है, क्योंकि यहाँ पे कर्ता कौन है, मनुष्य, क्योंकि वो कार्य को कर रहा है। अब आते हैं वह क्या है, सर्वनाम है। अब इस जगह सर्वनाम क्या है, बल्कि वह, तो यहाँ पर वह हमारा क्या हो गया, एक वचन है, पुरुषवाचक है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। फिर आते हैं हम सूक्ष्म पे। सूक्ष्म हमारा क्या हुआ, विशेषण है। किसका विशेषण है, यहाँ पर इच्छाओं का वो विश्लेषण कर रहा है। सूक्ष्म इच्छाएं क्या है, संज्ञा है, उनके बारे में सूक्ष्म बता रहा है। तो ये एक क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और ये गुण को बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। अब इच्छाओं के आधार पर ही होगा पुल्लिंग, ठीक है। फिर आते हैं चाहता है। अब चाहता क्या है, क्रिया है। चाहता क्या है, क्रिया है। ये एक सकर्मक क्रिया, क्योंकि हम पूछ रहे हैं क्या चाहता है, तो हमें आंसर मिल रहा है सूक्ष्म क्रियाओं की तृप्ति चाहता है। तो ये हमको पता है। तो जब हमें आंसर मिला तो सिंपल ये क्या हो गया, एक सकर्मक क्रिया हो गई। पुल्लिंग है, एक वचन है और वर्तमान काल है। चाहता है, ये वर्तमान काल में हो रहा है। इस तरीके से ये प्रश्न संख्या 7 हो गई। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 8 पे। क्या दिया गया है, का निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर उनमें निहित रस पहचान कर लिखने हैं। अब हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रस, उस पर प्रश्न दिया गया है। ये हमारा 2 मार्क्स का, यानी कि 1 नंबर का 1 है। यहाँ पर हमारे सामने कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उनको पढ़ना है और उनके रस को पहचानना है। तो पहला क्या है हमारे पास, का हमारा जो है वो 2 मार्क्स का है। इसमें 2 पंक्तियां दी गई हैं। उपयुक्त है, उपयुक्त उस खल को यद्यपि मृत्यु का भी दंड है, पर मृत्यु से बढ़कर ना जग में दंड और प्रचंड है। अतएव कल उस नीच को रण मध्य में जो मारू ना मैं, तो सत्य कहता हूं कभी शस्त्रास्त्र फिर धारू ना मैं। तो यहाँ पर क्या है, एक शत्रु को युद्ध भूमि में मारने की बात हो रही। उन्होंने बोला अगर कल मैं इसको नहीं मारूंगा तो मैं जीवन भर शस्त्र धारण नहीं करूंगा। तो युद्ध में शत्रु को मारने की जो बात हो रही है कहाँ पर होती है, ये होती है वीर रस में। तो ये क्या है, एक वीर रस का उदाहरण है। दूसरा है, वह आता 2 टूक कलेजे में करता पछताता, पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा है लकुटिया टेक। तो यहाँ पर एक गरीब व्यक्ति की किस तरीके से भुखमरी में हालत हो गई है उसको व्यक्त किया जा रहा है। तो ये क्या है, एक करुण रस का उदाहरण है। अब आते हैं खा। प्रश्न संख्या 8 का खा है, यह होगा हमारा 2 मार्क्स का। क्या है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। ध्यान रखिए, श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। दोनों का ही स्थायी भाव हमेशा रति ही रहेगा। दूसरा है, निम्नलिखित काव्यांश में स्थायी भाव क्या है। तो पहले हम काव्यांश पढ़ेंगे, रस पहचानेंगे और फिर उसका स्थायी भाव दिखाएंगे। तो क्या है यहाँ पर देखिए, कब दवे दांत दूध के देखो, कब तोते मुख वचन झरे, कब नंदन बाबा कहीं बोले, कब जननी कहे मोही रहे। तो यहाँ पे कान्हा जो है छोटे हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कब उनके दूध के दांत हमको दिखेंगे, कब वो तोते के समान जो है मुख वचन बोलेंगे। तोता जैसे बोलता है टाई टाई, वैसे छोटे बच्चे भी बोलते हैं, कब बोलेंगे। और नंद बाबा कहते हैं कि कब वो मुझे बाबा बोलेंगे, और माँ बोलती हैं कब वो रहें, अर्थात मामा बोलकर वो हमारे पीछे चलेंगे। तो यहाँ बच्चे के प्यार के बारे में बताया जा रहा है। तो ये क्या है, एक वात्सल्य रस है। और वात्सल्य रस जो है उसमें हमारा जो स्थायी भाव रहता है वो भी हमारा क्या रहता है, भाव जो प्यार का ही रहता है। तो ये हमारा वात्सल्य रस है और इसका स्थायी भाव है स्नेह।
अब हम आ गए प्रश्न संख्या 9 में। क्या है प्रश्न संख्या 9 से हमारा खंड गा शुरू हो रहा है। खंड गा में हमारी दोनों ही पुस्तक क्षितिज और कृतिका से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे पास अब एक हमारा जो क्षितिज बुक का जो गद्य खंड है उसमें उन पाठों में से एक गद्य यहाँ पर एक पैराग्राफ निकाल के रखा गया है, इसे हमें पढ़ना है और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये प्रश्न है हमारा 2+2+1, यानी कि यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 नंबर का एक प्रश्न है, 2 नंबर का एक प्रश्न है और एक प्रश्न 1 नंबर का है। तो टोटल 5 नंबर का ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए चलिए हम फटाफट यहाँ पर जो गद्यांश इसको पढ़ते हैं। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय ना था, फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में ना मिले तो क्या आश्चर्य है, और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो तो। पुराने जमाने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र। बड़े बड़े जहाजों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों में जाते थे, दिखाइए जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ। पुराणादि में विमानों और जहाजों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देखकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडिताओं में नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अनपढ़ और गंवार बताते हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्त्री शिक्षा के कुतर्कों का खंडन चैप्टर से ये गद्यांश लिया गया है। इस गद्यांश को हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को तो ग्रंथों में पढ़कर स्वीकार किया, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी कहीं लिखित नहीं है, ये चीज़ बताई गई है। तो उसी तरीके से जब हम पुराण आदि पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि कई स्त्रियां बहुत बड़ी पंडित हुई, तो फिर आज के समय में हम स्त्रियों को मूर्ख क्यों बोलते हैं, ये चीज़ इस गद्यांश में बताई गई है। और अब हम पढ़ेंगे इस गद्यांश पे आधारित प्रश्नों को। अब प्रश्न है इस पे आधारित। क्या है पहला प्रश्न, पुराणों में नियमबद्ध शिक्षा प्रणाली ना मिलने पर लेखक आश्चर्य क्यों नहीं मानता। भाई पुराणों में अगर नहीं मिली तो हमें आश्चर्य करना चाहिए कि पहले क्या नियमबद्ध शिक्षा प्रणाली थी या नहीं, पर हमारे लेखक ने नहीं माना। ऐसा क्यों है, क्या कारण था। देखिए लेखक का मानना है कि जिस पुस्तक में नियमबद्ध शिक्षा प्रणाली का उल्लेख हुआ हो सकता है कि वह नष्ट हो गया हो, इसीलिए लेखक पुराने ज़माने में नियमबद्ध शिक्षा प्रणाली के उल्लेख ना मिलने पर आश्चर्य नहीं मानते। कि हो सकता है जिस पुस्तक में ये उल्लेख हो वो अब नष्ट हो गई हो किसी कारणवश, क्योंकि भाई बहुत पुराने समय की बातें हैं, पहले लोग इतना सारी लोगों को चीज़ें संभाल कर भी नहीं रखते थे, ऐसी पुस्तकें वगैरह कितने भाई आक्रांता आए, हो सकता है ऐसे इसमें नष्ट हो गई हो। तो उनको इसीलिए लगता है कि अगर नहीं कहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये है नहीं है कि ये नहीं था, हो सकता है नष्ट हो गया हो, इसलिए वो आश्चर्य नहीं मानते हैं। नेक्स्ट है, जहाज बनाने के कोई ग्रंथ ना होने या ना मिलने पर लेखक का क्या बताना चाहता है। कि जहाज तो हैं, जहाज उड़ते चले आ रहे हैं, पुराणों में भी हमने सुना है कि भाई कितने ग्रंथ और पुराण हैं जिसमें उड़ने वाले जहाज़ों का उल्लेख है, लेकिन उसके बारे में हमारे लेखक क्या बताना चाहते हैं। जहाज बनाने के लिए कोई ग्रंथ होने या ना मिलने पर लेखक बताना चाहता है कि भारत के विभिन्न प्रकार की कलाओं का अस्तित्व नष्ट हो गया, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उन्हें दुनिया से छिपाने का प्रयास किया, इस कारण नष्ट हो गए। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि अगर नहीं मिले तो इसका मतलब है कि इसको छिपाने का प्रयास किया गया था, इस तकनीक को, इसलिए वो नष्ट हो गए हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा की नियमावली का ना मिलना स्त्रियों की अनपढ़ता का सबूत क्यों नहीं है। भाई शिक्षा की कोई नियमबद्ध प्रणाली नहीं मिली तो क्या इससे हम ये मान लें कि स्त्रियां शुरू से ही अनपढ़ रहीं, ये चीज़ तो क्या है इसमें। देखिए स्त्रियों की अनपढ़ता का सबूत इसलिए नहीं है क्योंकि पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडिताओं का नामोल्लेख देखकर यह सिद्ध हो जाता है कि इनके समक्ष बड़े बड़े विद्वान भी नहीं टिक पाते थे। इनमें अत्रि ऋषि की पत्नी ऋषि पुत्री गार्गी, मंडल मिश्र की सहधर्मिणी प्रमुख हैं। तो मतलब कहने का तात्पर्य है स्त्रियां अनपढ़ नहीं हुआ करती थी पहले, बहुत बड़ी ज्ञाता और वेदता हुआ करती थी, जो बड़े बड़े विद्वानों को हरा दिया करती थी, जिसमें कुछ के नाम भी उन्होंने उल्लेखित किए हैं।
अब आ गए प्रश्न संख्या 10 पे। क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। अब हमारे पास हमारे गद्य खंड के यानी कि क्षितिज बुक के गद्य खंड पार्ट के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। तो ये हमारा प्रश्न है, 5 प्रश्न हमें करने हैं, 2 मार्क्स का हमारा एक रहेगा। देखिए क्या है, मनु भंडारी ने अपनी माँ के बारे में क्या कहा है, वो अपनी माँ के बारे में क्या बताती हैं। मनु भंडारी ने अपनी माँ के बारे में बताया है, वह सुबह से शाम तक बच्चों की इच्छा और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करती रहती थी। वह धैर्य और धरती से अधिक सहनशीलता की प्रतिमा थी। वह बेपढ़ी लिखी होने के बाद भी सबकी उचित अनुचित फरमाइशों को पूरा करने में लगी रहती थी। वह एक तरफ परंपरागत पत्नी थी तो दूसरी तरफ ममतत्व एवं स्नेह से लबालब भरी माँ थी। तो किस तरीके से अपनी माँ के बारे में जो बताया है पाठ में, उसे आप यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट आता है, अंतिम दिनों में मनु भंडारी के पिता का स्वभाव शक्की हो गया था। लेखिका ने इसके क्या कारण बताए हैं। भाई पहले तो वो सही थे, भाई पहले बहुत ही संपन्न परिवार से थे तो बहुत खुश रहते थे, लेकिन उनको बहुत आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से वो बहुत ही चिड़चिड़े और शक्की हो गए थे। अंतिम दिनों में मनु भंडारी के पिता का स्वभाव शक्की हो गया था। लेखिका ने इसके कई कारण बताए। उन्हें अपनों के हाथों विश्वासघात मिला। गिरती आर्थिक स्थिति के कारण तथा अधूरी महत्वाकांक्षाओं के कारण वे स्वभावगत शक्की हो गए थे। तो जो उनको नुकसान हुआ आर्थिक, वो विश्वासघात किसका था, अपनों का ही था। तो जब अपने धोखा देते हैं तो हर एक इंसान जो है वो शक्की हो ही जाता है, और यही उनके पिताजी के साथ हुआ था। बिस्मिल्लाह खां को खुद के प्रति क्या विश्वास था। अब बिस्मिल्लाह खां जी खुद के प्रति क्या विश्वास रखते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां नमाज के पश्चात सज्जे में गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते थे कि मालिक उन्हें एक सुर दे तथा और उनके में वह तासीर पैदा करे कि आँखों से सच्चे मोती के सुर तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उनको विश्वास था कि कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा, अपनी झोली से सुर का फल देकर उनकी सच्चे सुर की मुराद पूरी करेगा। हम सभी जानते हैं कि वो विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, लेकिन तब भी वो मानते थे कि अभी उनके अंदर कुछ अधूरापन है, वो परफेक्ट नहीं है। इसीलिए वो ईश्वर से हमेशा इस चीज़ की जब भी प्रार्थना करते, भाई 5 वक्त के नमाजी थे और हर नमाज में वो यही मांगते कि ईश्वर मुझे सच्चे सुर प्रदान करे, और उन्हें इस चीज़ का विश्वास था कि ईश्वर एक ना एक दिन उन्हें वो सच्चे सुर प्रदान ज़रूर करेगा। तो ये उनका विश्वास था। नेक्स्ट है, काशी में अभी भी क्या शेष बचा हुआ है। संगीत है, साहित्य है, बिस्मिल्लाह है। तो क्या है यहाँ पर, बिस्मिल्लाह खां को काशी की लुप्त चीज़ें कचौड़ती थी, परंतु वो शानी ये अभी भी कुछ चीज़ें शेष बची हैं, जैसे संगीत साहित्य की परंपराएं तथा गंगा जमुना की सरस्वती। तो गंगा जमुना जो सरस्वती है, अर्थात यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। संगीत भी है तो साहित्य है, संगीत बिस्मिल्लाह खां के रूप में है, साहित्य कबीर जी के रूप में है। तो यहाँ पर हमें काशी में बहुत कुछ देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, कौशलायन जी के अनुसार सभ्यता के अंतर्गत क्या क्या समाहित है। तो संस्कृति पाठ से लिया गया ये क्वेश्चन है। उनके अनुसार सभ्यता में क्या क्या चीज समाहित हो जाती है। कौशलायन जी के अनुसार सभ्यता के अंतर्गत हमारे खाने पीने का ढंग, ओढ़ने पहनने का ढंग, यातायात के साधन, आसपास में कट मरने के ढंग समाहित होते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया कि हमारा जो बिहेवियर होता है, जो भी चीज़ को लेकर, जैसे हम जैसा खा रहे हैं, जैसा पहन रहे हैं, लोगों के साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, ये सभी कुछ हमारी सभ्यता में शामिल होता है। अब आ गए प्रश्न संख्या 11 पे। क्या दिया है, निम्नलिखित काव्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब हमारे पास हमारा जो क्षितिज का काव्य खंड है, उसमें से एक काव्यांश यहाँ प्रस्तुत किया गया है। हमें इसे पढ़ना है और इस पे आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये प्रश्न है हमारा किताब 5 मार्क्स का। तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रहेंगे और एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले काव्यांश हम देख रहे हैं कि ये दिया गया है संगतकार से। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता है। कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ।
अब यहाँ पर क्या था, संगतकार किस तरीके से मुख्य गायक का साथ देता है जब मुख्य गायक का गला बैठने लगता है, ये था इसमें। अब इस पर आधारित प्रश्न है, बैठने लगता उसका गला का क्या आश्रय है। अब क्या है, जब गायक मुख्य गायक बहुत ऊंचे स्वर में जाता, तार सप्तक जो है वो सरगम का बहुत ऊंचा स्वर है, जब ऊंचा स्वर लगाता है तो उसकी आवाज़ थोड़ी भरभराने लगती है, थोड़ा सा जिसमें भारीपन आ जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करता है, संगतकार उसका साथ देता है। गायक जब अपने स्वर को ऊपर ले जाता है तब गला साथ नहीं देता, आवाज भर्राने लगती है, जिसके कारण गायक का गला बैठ जाता है। हम भी बहुत तेज से बोलें, अगर देखिए हम लोग भी अगर तेजी से बोलते हैं तो क्या होता है, गला बैठता है ना। तो वही चीज, वो गला बैठना क्या होता है हमारा, वो इसमें कि मतलब बहुत तेज आवाज में गाया और गला जो है वो भारी हो गया। मुख्य गायक को ढांढस कौन बंधाता है और क्यों। मुख्य गायक को ढांढस कौन बंधाता है, संगतकार बंधाता है। मुख्य गायक का जब गला बैठने लगता है तो संगतकार उसे ढांढस बंधाता है। इंसानियत के कारण मुख्य गायक का साथ देता है। भाई इंसानियत है, वो वहां पे बैठा क्यों, संगत देने के लिए, यानी अर्थात साथ देने के लिए। तो यहाँ पर मुख्य गायक का साथ देने का कार्य संगतकार करता है। और वो ऐसा नहीं है कि वो जो संगतकार है वो अच्छा नहीं गाता, वो बहुत अच्छा गा लेता है, लेकिन वहाँ पर ये क्या करता है, वो मुख्य गायक का साथ दे रहा है। किसके नाते, इंसानियत, मनुष्यता के नाते। तार सप्तक क्या है, हमने अभी आपको बताया तार सप्तक क्या है, बहुत ही ऊंचा स्वर, सरगम में बहुत ऊंचा स्वर होता है। संगीत के 7 स्वर होते हैं, इसमें आवाज को ऊंचा एवं नीचा करके गाया जाता है। आवाज के आधार पर स्वरों को 3 सप्तकों में बांटा गया है, मंद सप्तक, मध्यम सप्तक और तार सप्तक। तो मध्य सप्तक मतलब बहुत लो पिच रहती है वॉइस की, फिर उसके बाद थोड़े मध्यम स्वर आते हैं, वो मध्यम सप्तक कहलाता है, और तार सप्तक बहुत उच्च स्वर में गाए जाने वाले सुर होते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। प्रश्न संख्या 12 में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। अब हमारे पास हमारे काव्य खंड के प्रश्न आए हैं, इन काव्य खंडों के प्रश्नों को हमें लिखना है। तो ये होंगे हमारे 10 मार्क्स के, यानी कि हमें यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें 5 करने हैं और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन का आंसर है, तो टोटल हमारे 10 मार्क्स के हो जाएंगे। तो पहला है, कन्यादान कविता में माँ ने अपनी बेटी को अपने चेहरे पर ना रीझने की सलाह क्यों दी है। उसने क्या बोला था, अपने चेहरे पे मत रीझना, ऐसी सलाह माँ ने क्यों दी है, क्या कारण है। प्रायः सुंदर स्त्री अपनी सुंदरता की प्रशंसा सुन प्रसन्न हो उठती है, फिर प्रशंसा के बंधन में बंधी रहकर लड़की बनकर ही रहना पड़ता है, इसे ही अपना सर्वस्व मानकर घर की चारदीवारी में आबद्ध रहती है। तो कहने का तात्पर्य है, लोग यहाँ पर तारीफ कर करके तुम्हारा शोषण कर लेंगे, यानी कि तुमको तारीफ करेंगे और तुमसे जो चाहेंगे वो कार्य करवा लेंगे और तुम्हें उस चार दीवारी के अंदर ही एक कैदी बनाकर रख लेंगे। तो इसीलिए बोला कि अपने चेहरे पर मत रूजना, अर्थात अपनी प्रशंसा पे आकर तुम मुग्ध नहीं हो जाना और सबके हिसाब से कार्य मत करने लगना, अपनी समझ के हिसाब से कार्य करना, अर्थात प्रशंसा में बंध कर नहीं रह जाना। माँ का कौन सा दुख प्रामाणिक था, कैसा। अब माँ का दुख प्रामाणिक क्या था, भाई एक माँ की बेटी की शादी हो रही थी तो जाहिर सी बात है उसका दुख तो प्रामाणिक रहेगा ही, कन्यादान किया जा रहा था। तो क्या है, विवाह के अवसर पर कन्यादान करते समय माँ को जो दुख अनुभव करती है वह दुख प्रामाणिक होता है, क्योंकि बेटी को कन्यादान स्वरूप वर पक्ष के हाथों में सौंपते समय माँ के हृदय की पीड़ा स्वाभाविक होती है, उससे किंचित भी कृत्रिमता नहीं होती है, यानी उसमें कोई बनावट नहीं होती है। क्योंकि माँ जिस बच्ची को अपने 9 महीने पेट में रखती है, फिर उसके बाद उसे छोटे से बड़ा करती है, पालती पोसती, हर एक चीज़ सिखाती पढ़ाती, और फिर जब बड़ी हो जाती है तो उसे किसी दूसरे के घर वर पक्ष के लिए भेज देती है। तो वो दुख जो है वो जाहिर सी बात है वो प्रामाणिक है, अर्थात वास्तविक है, उसमें किसी प्रकार की कृत्रिमता अर्थात आर्टिफिशियल या बनावट नहीं होती है। जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण, कथन में कवि की वेदना और चेतना कैसे व्यक्त हो रही है। तो अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, जो मुझको नहीं मिला, जो तुमको नहीं मिला है उसको बैठकर तुम रो नहीं, जो मिल गया है तुम उसको वर्ण करके आगे बढ़ो।
तो यहाँ क्या कहते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि की अपनी ही वेदना की वह जिस अभिष्ट की प्राप्ति की कामना कर रहा था वह अपूर्ण रही, जिसके कारण उसके जीवन में कई परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। तो वो क्या अभिष्ट चीज थी, वो थी उनकी प्रेमिका जो उनको नहीं मिल पाई। इस कारण से बहुत सारी चीजें जो है उनके जीवन में नहीं हो पाई। तो वही चीज अपनी वेदना उन्होंने व्यक्त करते बताया कि जो नहीं मिला मैं उसकी वेदना सह रहा हूं, लेकिन तब भी जो मिला है उसको वर्ण करके आगे चल रहा हूं। धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास होगा के आधार पर राम के स्वभाव की टिप्पणी कीजिए। अब राम के स्वभाव के अब राम ने जब उन्होंने पूछा था परशुराम जी ने, तो किसने ये धनुष तोड़ा, तो राम जी क्या कहते हैं, जिसने तोड़ा वो होगा आपका दास तुम्हारा। तो इससे क्या पता चलता है कि राम की क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, धनुष तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास होगा के आधार पर राम की स्वभावगत विशेषताएं निम्नलिखित है। राम अत्यंत ही विनम्र स्वभाव के व्यक्ति हैं। वे निडर, साहसी, धैर्यवान तथा मृदुभाषी थे। ये बड़ों की आज्ञा का पालन करने वाले थे। उन्हें लक्ष्मण की भांति क्रोध नहीं आया करता था। तो मतलब हम लोगों ने राम के बारे में जाना पढ़ा सब कुछ है, तो वो बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे। उनको क्रोध नहीं आता था। इवन कोई अपराधी होता था तो उस पर भी क्रोध नहीं करते थे। तो वो बहुत ही सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे। नेक्स्ट है, काव्यांश के आधार पर परशुराम के स्वभाव की दो विशेषताओं पर सोधारण टिप्पणी कीजिए। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, परशुराम जी की विशेषताओं के बारे में बताना है, मगर सोधारण। तो सोधारण का मतलब है उन पंक्तियों को हमें यहाँ रखना पड़ेगा जिन पंक्तियों में उनके स्वभाव के बारे में हमें पता चल रहा है। देखिए कैसे लिखेंगे, काव्यांश के आधार पर परशुराम की स्वभाव की विशेषताएं। पहला है, मुनिराज परशुराम स्वभाव से अत्यंत क्रोधी थे। वो बहुत ही ज्यादा क्रोधी थे। तो अब इसका उदाहरण क्या है, बालक बोली बधो नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जाहि मोहि। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा, परशुराम बाल ब्रह्मचारी व क्षत्रियों के प्रबल विरोधी थे। वो बाल ब्रह्मचारी थे और क्षत्रियों से वो बहुत नफरत करते थे। तो क्या है, बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। तो यहाँ पर क्या है, बहुत हमें बाल ब्रह्मचारी हूं और पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रियों का सबसे बड़ा शत्रु हूं। तो इस तरीके से हम सोधारण उनका जो है यहाँ पर प्रस्तुति दे देंगे। अब आ गए प्रश्न संख्या 13 पे। अब क्या दिया है यहाँ पर, प्रश्न संख्या 13 पे हमारे पास जो आ रहा है वो हमारी पुस्तक कृतिका से प्रश्न लिए गए। उसको देखेंगे। आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। एक फौजी के इस कथन पर जीवन मूल्यों की दृष्टि से चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, जब हमारी लेखिका जो हैं वो मृदुला गर्ग जी जब वो जाती हैं वहाँ पर यात्रा के लिए सिक्किम की, तो वहाँ पर क्या होता है, उनको फौजी भी मिलते हैं, फौजी से वो मिलती हैं। तो फौजी ये कहता है कि आप लोग अपने घरों में अच्छे से सो सकें इसलिए हम यहाँ पर पहरेदारी करते हैं। तो ये फौजी का जो कथन है वो जीवन मूल्यों की हमें चर्चा करनी है, अर्थात किस तरीके से वो हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो देखिए क्या है, आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। देश की सीमा पर बैठे फौजी कड़कड़ाटी ठंड में जब वहाँ का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है, पौष और माघ के महीने में पेट्रोल को छोड़कर सब कुछ जम जाता है, उस समय भी ये फौजी जी जान से देश की रक्षा में लगे रहते। पहाड़ों पे इतना ही ठंड पड़ती है जहाँ सब कुछ जम जाता है, तो बहुत मुश्किल होता है सब कुछ करना, लेकिन तब भी वो लोग वहाँ रहते हैं। वहाँ का मौसम और परिस्थितियाँ विषम होती हैं। हमें देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि वह ऐसी उक्त परिस्थितियों में रहते हैं जिससे हम अपने घरों में चैन की नींद सो सकें तथा देश की एकता एवं शांति को कोई भंग ना कर सके। अगर ये लोग ना हो तो आपराधिक तत्वों को बढ़ावा मिल जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा प्रत्येक क्षण भय मुक्त होगा। तो हम लोग वहाँ भाई उन सीमा जहाँ पर इतना ठंडा होता है वो लोग तैनात होते हैं, वहाँ से ठंड के समय में ही घुसपैठ शुरू होती है। अगर वो लोग ठंड के समय वहाँ पर पहरेदारी ना करें तो बहुत सारे जो है बाहर के लोग हमारे यहाँ आ जाएंगे और बाद में यहाँ पर आकर आतंक मचाएंगे। तो इस वजह से कि हम लोग आराम से सो सके तो वो वहाँ पर इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी पहरेदारी करते हैं।
अब हमारे पास आ रहा है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 से हमारा खंड घ शुरू होता है, जहां से हमारा व्यवहारिक लेखन शुरू हो रहा है। तो बहुत ध्यान से व्यवहारिक और रचनात्मक लेखन शुरू हो रहा है, जिसके अंदर हमारे पास अनुच्छेद है, पत्र है और सार लेखन है। तो बहुत ध्यान से इसको करेंगे। पहला जो आ रहा है हमारे पास में, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखिए। देखिए यहाँ पर वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा है, हमें उसी हिसाब से यहाँ पर कार्य करना है। तो 200 शब्दों का लिखना है, तो ये निबंध होगा हमारा 10 मार्क्स का। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 में से 1 हमें करना है। तो पहला जो दिया है वो क्या है, विज्ञापन की दुनिया। इसे 3 संकेत बिंदुओं के आधार पर हमें व्यक्त करना है। विज्ञापन का युग, भ्रम जाल और जानकारी, सामाजिक दायित्व। तो ये 3 चीजें हैं, 3 संकेत बिंदुओं के हिसाब से इसे हम जो है व्यक्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो आ रहा है विज्ञापन की दुनिया, इसे हम मिडिल हेडिंग में डाल देंगे, टॉप मिडिल हेडिंग में। फिर शुरू करते हैं। विज्ञापन शब्द वि और ज्ञापन के योग से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विशेष रूप से कुछ बताना, अर्थात किसी वस्तु के गुणों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन का दूसरा नाम विज्ञापन है। विज्ञापन समाज एवं व्यापार जगत में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाला उद्योग है, जो बदलते समय के ढांचे में तेजी से ढल जाता है। आज हमारे चारों ओर संचार तंत्र का जाल बिछा है। एक ओर हमारे जीवन में पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र जैसे प्रिंट मीडिया के साधनों की भरमार है, तो दूसरी ओर हम घर के बाहर तक रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, कंप्यूटर, मोबाइल जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अत्याधुनिक साधनों से घिरे हुए हैं। किंतु यदि हम कहें कि मीडिया के इन सारे साधनों पर सर्वाधिक आधिपत्य विज्ञापन का है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये देखिए, जितने भी माध्यम है संचार के, सभी में विज्ञापन आता है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें विज्ञापन नहीं है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी में जो है विज्ञापन ने अपनी पैठ जमा रखी है। क्योंकि न केवल इनकी आय का मुख्य स्रोत है, वरन पूरे संचार तंत्र पर अपना गहरा प्रभाव भी छोड़ती है। तो यहाँ पर इन संचार तंत्रों को आय भी प्रदान, भाई कोई भी विज्ञापन आप कहीं भी प्रसारित करेंगे तो जिस भी कंपनी का विज्ञापन है वो आपको पैसा देगा। और दूसरा यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा तंत्र बहुत ही गहरी पैठ पर बैठा हुआ है। विज्ञापन उपभोक्ताओं को शिक्षित एवं प्रभावित करने की दृष्टि से निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं की ओर से विचारों, उत्पादों एवं सेवाओं से संबंधित संदेशों को अभिव्यक्त करता है। अब क्या करता है, हमको क्या संदेश देता है विज्ञापन, कि जो भी विक्रेता हैं, मतलब जो भी बेचने वाले हैं, उपभोक्ता हैं, रिटेल सेलर हैं, सेलर्स हैं और जो भी मेकर्स हैं, उनका संदेश हम तक पहुंचाता है, बताता है कि ये प्रोडक्ट कैसा है। इसके प्रसारण के लिए समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन एवं फिल्मों को माध्यम बनाया जाता है। देखिए आजकल फिल्मों में भी विज्ञापन इनडायरेक्टली, भाई कोई भी नायक है वो उस चीज का इस्तेमाल करता है तो वो उसका एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। विज्ञापन से कई लाभ होते हैं। यह उत्पादों, मूल्यों तथा गुणवत्ता, बिक्री संबंधी जानकारियों इत्यादि के बारे में उपयोगी सूचनाएं प्राप्त करने में उपभोक्ताओं की मदद करता है। अब ये हमें लाभ क्या करता है कि हमें किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी हमें विज्ञापन के माध्यम से मिल जाती है। ये नए उत्पादों के प्रस्तुतिकरण, वर्तमान उत्पादों के उपभोक्ताओं को बनाए रखने और नए उपभोक्ताओं को आकर्षित कर अपनी बिक्री बढ़ाने में निर्माताओं की मदद करता है। पहली बात है, जो उपभोक्ता पहले थे उन्हें इंफॉर्मेशन देता है, जो नए उपभोक्ता हैं उनको बताता है और नए उपभोक्ताओं को जोड़ता है। तो इससे निर्माताओं को फायदा होता है। यह लोगों को अधिक सुविधा, आराम, बेहतर जीवन पद्धति उपलब्ध कराने में सहायक होता है। विज्ञापन से यदि कई लाभ हैं तो इससे हानियां भी कम नहीं हैं। विज्ञापन पर किए गए व्यय के कारण उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होती है। अब ये जितना भी मूल्य खर्च किया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट में, वो इनडायरेक्टली हम ही से निकाला जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का जो मूल्य है वो बढ़ जाता है और हमें महंगा मिलता है। तो इसलिए जितना भी विज्ञापन किया जा रहा है उससे निर्माता कोई उसका पैसा नहीं दे रहा है, उसका पैसा इनडायरेक्टली हम ही से निकाला जा रहा है। उदाहरण के तौर पर ठंडे पेय पदार्थों को लीजिए। जो ठंडा पेय पदार्थ बाजार में 10 रुपए में उपलब्ध होता है, उसका लागत मूल्य मुश्किल से 5 से 7 रुपए के आसपास होता है, किंतु इसके विज्ञापन पर करोड़ों रुपए व्यय किए जाते हैं, इसलिए इसकी कीमत में अनावश्यक वृद्धि हो जाती है। तो सोचिए, जो प्रोडक्ट 5 से 7 रुपए में बन रहा है वो हमको 10 रुपए में मिलता है, और इसकी वृद्धि का कारण क्या है? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट किया जाता है करोड़ों रुपए का, तो वो पैसा हमसे इस प्रोडक्ट को महंगा करके लिया जाता है।
कभी कभी विज्ञापन हमारे सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को क्षति पहुंचाता है। भारत में पश्चिम संस्कृति के प्रभाव एवं उपभोक्तावादी संस्कृति के विकास में विज्ञापनों का भी हाथ है। मतलब जो ये पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश में एंटर कर रही है और हम इसके प्रभाव में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं तक हाथ जो है विज्ञापनों का है। कैसे? वैलेंटाइन डे हो या न्यू ईयर, बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसका लाभ उठाने के लिए विज्ञापनों का सहारा लेती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विज्ञापन बहुउपयोगी है, परंतु इस पर आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ कंपनियों द्वारा इसका गलत उपयोग भोले भाले लोगों और युवाओं को ठगने के लिए किया जाने लगा है। आज विज्ञापन का युग है और इसकी महत्ता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, वैलेंटाइन डे हो, न्यू ईयर हो, फादर्स डे हो, डॉटर डे हो, बहुत सारे डेज अब बनने लगे हैं और ये सारे जो है पश्चिम सभ्यता से हमारे देश में आए और इसका सबसे बड़ा कारण है विज्ञापन। क्योंकि विज्ञापन में जो निर्माता होते हैं वो इन डेज का फायदा उठाते हैं, पब्लिसिटी करते हैं और लोग इन लोगों चीजों के बारे में समझाते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। तो आजकल का पूरा समय जो है वो क्या है, विज्ञापन का दौर है। मगर हमें इन विज्ञापनों के जाल में फंसने से पहले अपनी समझ के अनुसार डिसीजन लेना चाहिए और तब प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है भ्रष्टाचार मुक्त समाज। ठीक है, करप्शन फ्री जो हमारा सोसाइटी है उसे करने की बात हो रही है। तो इसको 3 बिंदु, भ्रष्टाचार क्या है पहले हमें बताना है, फिर है सामाजिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार, कारण और निवारण। ये 3 कारण, हम 3 पॉइंट्स में हमें इसे डिस्कस करना है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम टॉप हेडिंग दे देंगे भ्रष्टाचार मुक्त भारत और फिर इसको शुरू करेंगे। भ्रष्टाचार 2 शब्दों भ्रष्ट और आचरण के मेल से बना है। भ्रष्ट शब्द के कई अर्थ होते हैं, मार्ग में से विचलित, ध्वस्त एवं बुरे आचरण वाला, तथा आचरण का अर्थ है चरित्र, व्यवहार या चाल चलन। इस प्रकार भ्रष्टाचार का अर्थ हुआ अनुचित व्यवहार एवं चाल चलन। विस्तृत अर्थों में इसका तात्पर्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले ऐसे अनुचित कार्य से है जिसे वह अपने पद का लाभ उठाते हुए आर्थिक या अन्य लाभों को प्राप्त करने के लिए स्वार्थपूर्ण ढंग से करता है। तो भ्रष्टाचार क्या हो गया, किसी भी पद पर, प्रभावशाली पद पर इकट्ठा पर बैठे हुआ व्यक्ति है और वो अपने फायदे के लिए वहां पर कुछ कार्य करे, तो वो हो जाता है भ्रष्टाचार। रिश्वत लेना, खाद्य पदार्थों में मिलावट, मुनाफाखोरी, कानूनों की अवहेलना करके अपना उल्लू सीधा करना आदि भ्रष्टाचार के ऐसे रूप हैं जो भारत ही नहीं दुनिया भर में व्याप्त हैं। तो ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में ये सारी चीजें होती हैं। कवि रघुवीर सहाय ने देश के भ्रष्ट नेताओं पर व्यंग करते हुए लिखा है। क्या लिखा है, निर्धन जनता का शोषण है कहकर आप हंसे, लोकतंत्र का अंतिम क्षण है कहकर आप हंसे, सबके सब हैं भ्रष्टाचारी कहकर आप हंसे, चारों ओर बड़ी लाचारी कहकर आप हंसे। तो ये जो लोग भ्रष्टाचारी हैं उनके ऊपर रघुवीर सहाय जी ने ये कुछ पंक्तियां लिखी थी। आज हमारे देश में धर्म, शिक्षा, राजनीति, प्रशासन आदि सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार ने अपने पांव फैला दिए हैं। व्यापारी वर्ग सोचता है कि जाने कब घाटे की स्थिति आ जाए। प्रशासन इसीलिए जैसा भी हो उचित अनुचित तरीके से अधिक धन कमा लिया जाए। इन सबके अतिरिक्त गरीबी, बेरोजगारी, सरकारी कार्यों का विस्तृत क्षेत्र, अल्प वेतन इत्यादि कारणों से भी भारत में भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था, उन मंत्रियों से सावधान रहना चाहिए जो बिना पैसे के कुछ नहीं कर सकते और उनसे भी जो पैसे लेकर कुछ भी करने की इच्छा रखते हैं। तो मतलब इन दोनों ही तरह के मंत्रियों से हमें सावधान रहना चाहिए। भ्रष्टाचारियों के लिए भारतीय दंड संहिता में दंड के प्रावधान हैं तथा समय समय पर भ्रष्टाचार के निवारण के लिए समितियां भी गठित हुई हैं। इस समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित बातों का पालन किया जाना आवश्यक है। सबसे पहले इसके कारणों जैसे गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन आदि को दूर किया जाना चाहिए। तो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है गरीबी है, बेरोजगारी है, पिछड़ापन है, ये इसके सबसे बड़े कारण है। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से अभियान चलाए जाने की जरूरत है। उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के बारे में पूरी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए ताकि भ्रष्ट लोगों को उच्च पदों पर आसीन होने से रोका जा सके। तो बहुत ही जो हाई प्रोफाइल पोस्ट होती हैं उन पर किसी भी भ्रष्टाचारी व्यक्तियों को हमें नहीं, और उस पर जो भी लोग आसीन हैं उनका पूरा जो प्रोफाइल है वो सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
ताकि सभी लोग उनके बारे में जान सकें। अगर वो भ्रष्टाचारी हैं तो उनको उन पदों से हटा दिया जाना चाहिए। देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए अन्ना हजारे द्वारा किए गए प्रयासों का काफी अच्छा परिणाम सामने आया है। उन्होंने राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाकर भारतीय युवाओं में देश की छवि को स्वस्थ बनाने का नया जोश भर दिया था। यदि देश का युवा वर्ग अपना कर्तव्य समझकर भ्रष्टाचार का विरोध करने लगे तो वह दिन दूर नहीं जब भारत से भ्रष्टाचार रूपी दानव का अंत हो जाएगा। हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम ने कहा है, यदि किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा दृढ़ता पूर्वक मानना है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य माता पिता गुरु यह कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 का जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका है, माता पिता और गुरु। ये 3 की शिक्षा के माध्यम अगर सही से ये बच्चों को गाइड करे तो ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन सकता है। अब आते हैं हम अपने तीसरे पर। तीसरा हमारे पास पॉइंट क्या है? पीवी सिंधु मेरी प्रिय खिलाड़ी। अब यहाँ पर पीवी सिंधु के बारे में हम सभी जानते हैं, वो प्रिय खिलाड़ी हैं। इनको हमें 3 पॉइंट्स पे बताना है। क्या है? अभ्यास और परिश्रम, जुझारूपन और आत्मविश्वास, धैर्य और जीत का सेहरा। तो ये 3 चीजें हमको बताते हुए इनको जो है एक्सप्लेन करना है पूरा निबंध। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिडिल टॉप हेडिंग डाल देंगे, पीवी सिंधु मेरी प्रिय खिलाड़ी। अब शुरू करेंगे। पुरसला वेंकट सिंधु का जन्म 5 जुलाई 1995 को हुआ। इनके पिता का नाम पीवी रमण था। उनकी माता का नाम पी विजया। उनके माता और पिता दोनों ही हमारे देश के पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं। उनकी एक बहन भी है जिसका नाम पीवी दिव्या है। सिंधु ने मात्र 8 वर्ष की उम्र में ही बैडमिंटन खेलना प्रारंभ कर दिया। सिंधु ने बैडमिंटन सीखने की शुरुआत सिकंदराबाद के इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगल इंजीनियरिंग एंड टेक्निक कम्युनिकेशन के महबूब अली की देखरेख में की। अपनी छोटी सी उम्र में ही सिंधु ने बड़ी सफलता हासिल की है। वर्ष 2009 में कोलंबो में आयोजित सब जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिंधु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य मेडलिस्ट रही। 2016 में मलेशिया मास्टर्स ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड वुमेन्स सिंगल जीता। दुनिया की ये नंबर 2 खिलाड़ी वांग यीहान के खिलाफ पीवी सिंधु ने 22-20 और 21-19 की संघर्षपूर्ण जीत दर्ज की और ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बनाई। उनकी इस जीत के बाद से भारत को रियो ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त हुआ। पी सिंधु हैदराबाद के गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी में ट्रेनिंग लेती हैं और उन्हें ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नाम की एक नॉन प्रॉफिट संस्था सपोर्ट करती है। 2013 में सिंधु ऐसी पहली भारतीय महिला बनी जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता था। 2015 में सिंधु को भारत के 4थे उच्चतम नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। पीवी सिंधु के पिता रमण एवं अर्जुन अवार्ड विजेता हैं। रमण भारतीय वॉलीबॉल का हिस्सा रह चुके हैं। सिंधु ने अपने पिता के एक खेल वॉलीबॉल के बजाय बैडमिंटन इसलिए चुना क्योंकि वे पुलेला गोपीचंद्र को अपना आदर्श मानती हैं। गूगल ने एक बड़ा बयान जारी कर कहा था, ओलंपिक सेमीफाइनल में विश्व की नंबर 6 खिलाड़ी नेजोमी ओकुहारा को हराने के बाद सिंधु सबसे अधिक खोजे जाने वाली भारतीय खिलाड़ी हैं कि गूगल पे इनको सबसे ज्यादा सर्च किया गया था। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न संख्या 14 में जो है हमारा जितने भी निबंध थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 15 में। हमारे पास में पत्र दिया गया है, ये है हमारा 5 मार्क्स का। तो ध्यान दीजिए कि क्या है, अपनी दादी की चित्र प्रदर्शनी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखते हुए उन्हें बधाई पत्र लिखिए। अब आपकी दादी हैं, उनकी वो बहुत अच्छी पेंटिंग करती हैं, तो उसकी चित्र प्रदर्शनी लगी थी, तो आप भी उनकी चित्र प्रदर्शनी देखने गए और आप वहाँ पे बहुत प्रभावित हुए उनकी चित्र प्रदर्शनी को देखकर, तो और बहुत अच्छी सक्सेसफुल प्रदर्शनी रही, तो इसलिए आप उनको क्या कर रहे हैं, एक बधाई पत्र लिख रहे हैं। तो अब चूंकि यहाँ पर अपनी दादी को आप लिख रहे हैं, रिलेटिव में लिख रहे हैं, तो ये एक क्या है, अनौपचारिक पत्र है। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे, हम अपना एड्रेस देखकर शुरू करेंगे। क्या है, 87A मोहन नगर नई दिल्ली। ये फिर क्या, दिनांक 10 दिसंबर 2000। पूजनीय दादी जी, सादर चरण स्पर्श।
आशा करती हूं कि आप स्वस्थ होंगी। आपके द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई थी वो मुझे बहुत पसंद आई है। आपने जिन चित्रों का प्रयोग प्रदर्शनी में किया था वे बहुत ही आकर्षक एवं मनमोहक थे। दर्शकों द्वारा उनकी बहुत प्रशंसा की गई। परिवार के सभी सदस्यों द्वारा भी उसकी सराहना की गई। सभी लोगों ने आपकी प्रदर्शनी के सफल आयोजन के लिए आपको बधाई दी है। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही आपका भविष्य और उज्जवल हो। आपको तथा अन्य सभी को मेरा सादर चरण स्पर्श। आपकी प्यारी पोती अनीता। तो यहाँ पर आपने प्रदर्शनी में कैसा देखा, क्या माहौल था, कैसे सब लोग प्रशंसा कर रहे थे, आपको पर्टिकुलर कोई चित्र पसंद आया तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। सिंपल। अब अथवा करके हमारे पास में दूसरा पत्र है। दोनों पत्र में से हमें एक पत्र करना है, तो एक हो गया। दूसरा पत्र देखिए, अपनी योग्यताओं का विवरण देते हुए प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए अपने जिले के शिक्षा अधिकारी को आवेदन पत्र देना है। तो अब आपको क्या है, आपको शिक्षा अधिकारी मतलब अब आप नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए एक आवेदन पत्र देना है। तो जहाँ कहीं हम जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ बायोडेटा के साथ हमें एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। वो एप्लीकेशन ही हमारी आवेदन पत्र कहलाती है। तो अब यहाँ पर आपको अपनी योग्यताओं के साथ में क्या देना है, आपको शिक्षक के पद के लिए शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखना है। तो ध्यान से देंगे। देखिए, सेवा में जिला शिक्षा अधिकारी। अब सेवा में हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम उनकी सेवा में जाना चाहते हैं, इसलिए जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर राजस्थान। दिनांक हमने दे दिया 5/12/2000। विषय जरूर देंगे क्योंकि एक औपचारिक पत्र है। प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए आवेदन पत्र। मान्यवर, रोजगार समाचार दिनांक 16/4/2017 के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि आपके अधीन प्राथमिक शिक्षकों के कुछ स्थान रिक्त हैं तथा उनके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। मैं भी इसी पद के लिए अपना आवेदन पत्र आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यताएं, अनुभव तथा अन्य विवरण निम्नलिखित है। मैं जोधपुर विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की है। मैंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 1997 में इंटरमीडिएट की परीक्षा भी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की है। मैंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से ही वर्ष 1995 में हाई स्कूल की परीक्षा तथा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। मैंने राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर राजस्थान से बेसिक टीचर कोर्स वर्ष 2002 में सफलतापूर्वक पूरा किया है। STC इस परीक्षा में भी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। तो ये आपकी जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं उन्हें आपने इनिशियल वे में दे दिया, क्योंकि इसको हम पूरा डिटेल में कब देते हैं, जब हम बायोडेटा अटैच करते हैं। तो जब हम बायोडेटा इसके साथ लगाते हैं तो उसमें पूरी चीज़ें हम तालिका बनाकर शो करते हैं। यहाँ पर हमने जो है इनिशियल वे में दे दिया कि हमने इस सन में किया है ये, और क्या कहते हैं किस श्रेणी में किया है। मैंने जुलाई 2008 में DAV हायर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर में प्राथमिक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेकर कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। मैं 36 वर्षीय स्वस्थ महिला हूँ। आशा है कि आप मुझे सेवा का एक अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं चयन किए जाने के पश्चात अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करूंगी तथा अपने कार्य एवं व्यवहार से अधिकारियों को सदा संतुष्ट रखने का प्रयास करूंगी। आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों के प्रतिरूप संलग्न है। धन्यवाद, प्रार्थी अनीता कुमारी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या बना दिया, एक आवेदन पत्र जिसमें हमने इनिशियल दे दिया और सारे ही हमारे सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स और प्लस बायोडेटा इसके साथ हमने आवेदन पत्र के साथ अटैच करके आपको दे रही हूँ। संलग्न है का तात्पर्य है कि यहाँ पर सभी प्रमाण पत्र, मार्कशीट और बायोडेटा हमने इसके साथ अटैच किए हुए हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 16 में। ये हमारे प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है। इसमें हमें क्या लिखना है, निम्नलिखित गद्यांश का शीर्षक लिखकर 1/3 शब्दों में सार लिखना है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न हमारा 5 मार्क्स का है। यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को हम ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इसका हमें एक शीर्षक देना है और इसका हमें समरी लिखनी है बहुत ही शॉर्ट में, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है। चरित्र का जीवन में अत्यंत महत्व है, खास तौर से वर्तमान जीवन में इसका महत्व और भी बढ़ता जा रहा है। अतः हम सभी को चरित्र निर्माण की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। चरित्र निर्माण से तात्पर्य यह है कि हम उन गुणों की बात कर रहे हैं जो इसके अंतर्गत हैं। उनमें प्रमुख है विनय, उदारता, धैर्य, स्वावलंबन, सत्यवादी, लोभहीनता तथा कर्तव्य पारायणता यदि इत्यादि मुख्य है।
यही गुण मिलकर चरित्र का निर्माण करते हैं। छात्रों के चरित्र निर्माण में शिक्षक ही सहायक हो सकते हैं। जीवन के प्रारंभ में शिक्षकों का योगदान छात्रों के चरित्र निर्माण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो ये एक गद्यांश था, हमने अच्छे से पढ़ा। अब इसका हम शीर्षक देंगे और क्या देंगे, हम इसका सार लिखेंगे। कैसे? शीर्षक हमने दिया चरित्र पर था, तो हमने क्या बताया, चरित्र का महत्व, ये हमने शीर्षक दे दिया। अब इसकी समरी लिखेंगे। देखिए कितने कम शब्दों में लिखा है, 1/3 शब्द बोले थे तो हम कम शब्दों में लिखेंगे। क्या है? जीवन को ऊपर उठाने के लिए मनुष्य को अपने चरित्र पर ध्यान देना चाहिए। विनय, उदारता, सत्यवादिता, कर्तव्यपरायणता आदि चरित्र के मुख्य गुण हैं। छात्रों के चरित्र निर्माण में शिक्षकों का योगदान महत्वपूर्ण है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण ही होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो पूरा गद्यांश था, इसकी समरी बनाकर हमने यहाँ पर लिख दी और इसी प्रश्न के साथ हमारा ये प्रश्न पत्र यहाँ पर समाप्त हुआ। तो ये 2017 का प्रश्न पत्र था जिसे हमने फटाफट यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो ध्यान रखिए, इन ऐसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं इन्हें हमें सॉल्व करते रहना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में हमारे पैटर्न को समझाता है। पैटर्न तो हम देख ही रहे, मतलब यहाँ पेपर के पैटर्न से मतलब नहीं है, यहाँ क्वेश्चंस के पैटर्न से मतलब है कि कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे जवाब देने हैं, हमको कितने वर्ड्स में देने हैं, ये सभी कुछ आपको इसमें ईजिली मिल जाएगा। तो बस इसी तरीके से हम करते रहेंगे। अभी और भी हम लेकर आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो ध्यान से करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।